चलिए आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में और कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। और ये आपको वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पर भी मिल पाए। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब पर अगर आपको ठीक लगता है तो उसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको मिलते हैं और सब्सक्राइबर इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर बढ़ पाए। तो चलिए हम यहाँ पे क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी कि माल विक्रय अधिनियम 1930 के जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ये एक्ट है हमारा, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। इसके शॉर्ट में देखेंगे तो चैप्टर 2 आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 4 से लेकर के 17 तक यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो चलिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। माल विक्रय अधिनियम का चैप्टर टोटल है 7, सेक्शन इसमें 66 है। राष्ट्रपति को जो है अनुमति मिली थी, परमिशन दी गई थी, वो 15 मार्च 1930 को दी गई और ये जो इन्फोर्स हुआ ये 1 जुलाई 1930 से ये इन्फोर्स हो गया। अब इसके बाद में हम आपको लेकर चल रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 4 से लेकर के 8 तक के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। इन डिस्क्रिप्शन की तरह आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पर जो चैप्टर 2 है वो सेकंड चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन दिए गए। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन जो 4 है, पूर्ण सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल यानी कि विक्रय और विक्रय करने का करार, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड ये सेक्शन है, यानी कि विक्रय की संविदा से रिलेटेड है। नेक्स्ट सेक्शन जो 5 है वो फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा की प्रावधान से संबंधित है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड यानी विक्रय की संविदा कैसे की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की जो विषय वस्तु है वो सेक्शन 6 से और 7 से रिलेटेड है और 8 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन यहाँ पर दिए गए, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स यानी कि वर्तमान या भावी माल की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन 7 में बात करेंगे गुड्स प्रिसाइजिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा की जाने के पूर्व माल का नष्ट होना। गुड्स प्रिसाइजिंग एंड बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय के पूर्व की विक्रय करने के करार के पश्चात माल का नष्ट हो जाना। ये अपने सेक्शन 8 तक पढ़े हुए। अब हम यहाँ पर देखें तो सेक्शन 9 से लेकर आगे की जो बात करें, ये प्राइस से जो इनकी कीमत से रिलेटेड 2 सेक्शन है 9 और 10 यानी कि एसेटमेंट और प्राइस कीमत अनिश्चित करना। फिर सेक्शन 10 में एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन मूल्यांकन पर विक्रय करने का करार। फिर आगे हम बात करेंगे कंडीशंस एंड वारंटी शर्त और वारंटी। सेक्शन 11 स्टिपुलेशन एज टू टाइम समय के बारे में हम कंडीशन एंड वारंटी शर्त और वारंटी को बात करें। सेक्शन 13 में व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी शर्त कब वारंटी मानी जाएगी। सेक्शन 13 में सेक्शन 14 से लेकर के जो 17 तक दिए गए हैं। सेक्शन 14 में आप ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल एक्ट हक आदि के बारे में विवक्षित परिवचन। सेक्शन 15 में लिखिए सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड वर्णनानुसार विक्रय। सेक्शन 16 में इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस क्वालिटी या योग्यता के बारे में विवक्षित। सेक्शन 17 में सेल बाय सैंपल यानी कि नमूने के अनुसार विक्रय। ये सेक्शन हम लोग चैप्टर 2 में यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं यहाँ से। सभी लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आपको वो सभी काम करने हैं जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए। बहुत सारे लोग हैं जो होमवर्क को केवल एक फॉर्मेलिटी मानते हैं, फॉर्मेलिटी मानते तो मुझे नहीं लगता कि आगे आप कंटिन्यू इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी आपको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये जो डायरेक्ट की तरफ हम चल रहे हैं। सेक्शन 4 की तरफ हम आपको लेकर चला, 3 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सेक्शन 4 चैप्टर 2 के हम लोग पर बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आप देखेंगे चैप्टर 2 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चैप्टर 2 यानी संविदा की रचना और विक्रय की संविदा से संबंधित। चैप्टर 2 यहाँ पर संविदा की रचना से रिलेटेड है यानी कि विक्रय की संविदा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ध्यान दें। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं सेक्शन 4 विक्रय और विक्रय करने का करार। तो यहाँ पर जो सेक्शन 4 का सब क्लोज फर्स्ट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है या
अंतरित करने का करार करता है। एक भागी स्वामी मतलब पार्टिसिपल जो मालिक होता है वो, और दूसरे भागी स्वामी मतलब दूसरा पार्टनर के बीच विक्रय की संविदा हो सकती है। तो पहले भी जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बात कर रहे हैं, माल विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में जो विक्रेता है दूसरे वाला जो माल की संपत्ति है विक्रेता को कीमत पर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है। या तो कोई निश्चित कीमत है, उस कीमत पर क्रेता क्या कर रहा है, उसको पोजीशन देता है किसी भी चीज का जो वो खरीदता है। दूसरी यहाँ पर हम बात करें अंतरित करने का कोई करार करता है, उनकी एग्रीमेंट करता है। और फिर यहाँ पर क्या बात करें, एक भागिक स्वामी मतलब जहाँ पर दो पार्टनर हैं, तो यहाँ पर और दूसरे जो भागिक स्वामी में दूसरा जो पार्टनर है के बीच विक्रय की संविदा हो सके, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है इसको डिस्टर्बेंस हुआ है क्या? आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, क्लियर आवाज आ रही है क्या? तो डिस्टर्बेंस हुआ है क्या आप लोग को? हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? तो कंफर्म कर दीजिए प्लीज, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको दोबारा समझना। चलिए हम यहाँ चलते हैं सेक्शन 4 का सब क्लोज 2 की तरफ। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, विक्रय की संविदा आत्यंतिक या सशर्त हो सकेगी। आत्यंतिक का मतलब होता है एब्सोल्यूट, और सशर्त मतलब कंडीशनल भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, फिर से चलिए यहाँ रिपीट करते हैं। हाँ जी, अभी सही है, आपको क्लियर आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, ओके कंटिन्यू करें हम लोग। तो बीच बीच में कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है नेटवर्क की वजह से, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर पॉइंट पर हम बात करते हैं सेक्शन 4 का सब क्लोज 2 को फिर से देख लेते हैं। विक्रय की संविदा कैसी हो सकेगी? आत्यंतिक या सशर्त हो सकेगी। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन यहाँ दी गई हैं। जो विक्रय की संविदा है इसमें ये दो तरह से हो सकता है, या तो आत्यंतिक या फिर सशर्त, तो दोनों हो सकते हैं। इनके एब्सोल्यूट या फिर कंडीशनल दोनों जो विक्रय की कॉन्ट्रैक्ट हैं वो दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सशर्त या फिर आत्यंतिक। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप वीआईपी कर दीजिए। कई जगह पूछा जाता है कि आप विक्रय की संविदा, तो उसका आंसर में आपको ये दोनों ही बताने पड़ेंगे, आत्यंतिक और सशर्त हो सकते हैं। अगर इसी को पॉइंट पर जब देखिएगा सेक्शन 4 का सब क्लोज 3, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जहाँ की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतर्गत होती है। तो दोनों की जगह क्या कह रहे हैं, जहाँ माल में की कोई संपत्ति है ना, वो विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतर्गत होती है। तो विक्रेता है वो क्रेता को बेच रहा है संपत्ति, ठीक है जरा, वहां संविदा विक्रय कहलाती है। किंतु जहाँ की माल में की संपत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अधीन होना है जो तत्पश्चात पूरी की जानी है, वहाँ संविदा विक्रय करने का करार करती है। जिनके भी जो लोग अटैच होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि अपना अपना ये बंद करके रखिए, माइक को ऑन होने से डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्योंकि सेक्शन 4 को फिर से पड़ेगा। तो देखिए जब डिस्टर्बेंस फिर से हो गया तो बस समझ लीजिए दोबारा से। जहाँ की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को संविदा के अधीन अंतर्गत होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसके अधीन विक्रेता की जो संपत्ति है
किसी माल की जो संपत्ति है वो क्रेता तक पहुंचता है। तो अब यहाँ पर देखिए विक्रेता और एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा वहाँ संविदा विक्रय कहलाती है, ठीक है। किंतु जहाँ की माल में की संपत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या किसी शर्त के अधीन होना है, यानी कि फ्यूचर टाइम पर हो और आने वाले समय पर हो, और दूसरी बात कर रहे हैं क्या, शर्त के अधीन, तो तत्पश्चात पूरी की जानी है, वहाँ संविदा विक्रय करने का करार कहलाती है। हाँ, ये जो संविदा है वो विक्रय करने का करार कहलाती है। संविदा को हम विक्रय का करार। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 4 का सब क्लोज 4। विक्रय करने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है। क्या कह रहे हैं, विक्रय करने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है या ये शर्तें पूरी हो जाती थी। कौन सी शर्तें, जिनके अधीन माल में की संपत्ति अंतरित होंगी। अगर मान लीजिए सेक्शन 4 का सब क्लोज 3 के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया हुआ था, यहाँ पर इसके अनुसार जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया हुआ था जैसे आने वाले समय में, ठीक है, या किसी शर्त के अधीन होना, ठीक, तो और कैसे आना हो समय फ्यूचर में, तो जब ऐसा होता है तो वो कब हो जाएगा, विक्रय करने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता। तो यहाँ आगामी समय जब की बात की गई थी, वो समय अगर बीत गया तो मान लेते हैं कि ये विक्रय हो जाता है, या वो शर्तें पूरी हो जाती थी जिन शर्तों के अकॉर्डिंग इसको संविदा की गई थी विक्रय की संविदा, ठीक है। सेक्शन 4 यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों को तो इस अगले के बाद से पूछ सकते हैं। चलिए हम थोड़ा इंग्लिश की तरफ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपना माइक ऑफ रखिए, किसी को कुछ पूछना हो तभी आप ऑन करें प्लीज। ये देखिए चैप्टर 2 यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 को, और उससे यहाँ पर जो चैप्टर 4 है वो रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हम लोग ऑलरेडी संविदा अधिनियम में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर सेल की हम लोग बात करें तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 का फर्स्ट यहाँ पे ध्यान देंगे। A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। किसी पर्टिकुलर प्राइस के लिए, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि किसी वस्तु को विक्रय के लिए, ठीक है। A contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property, या तो सेलर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे इसलिए जिसको वो बेचना चाहता है, और एग्रीज हो जाए तैयार हो जाए ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर ऑफ अ प्राइस, किसी प्राइस पर बायर को ट्रांसफर करने के लिए तैयार होता है। देखिए क्या ध्यान दीजिएगा, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। ये एक पार्टी या दोनों पार्टी के बीच में ऐसा हो सकता है, मतलब वन पार्ट ओनर, एक तो जो ओनर मान लीजिए दो लोग हिस्सेदार हैं, तो ये दोनों आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे को हिस्से को बेचने के लिए, ठीक है। समझने की जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कोई एक ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में दो हिस्से हो जाए, यहाँ से एक ये नाम के व्यक्ति का है और एक ये नाम के, तो ये अगर ये चाहे तो बी को संपत्ति बेच सकता है, ये हिस्से को तो बिल्कुल ये बेच सकते हैं, इसके लिए ये एग्रीमेंट भी कर सकते हैं और अपनी संविदा भी कर सकते हैं सेल के। अब अगर बी को लगता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी को बेचना चाहिए इसको, तो ये अपनी प्रॉपर्टी ए को भी बेच सकता है, ये दोनों आपस में से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 4 का सब क्लोज 2 की तरफ ध्यान दीजिए। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर एब्सोल्यूट और कंडीशनल ये हो सकता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो ये थोड़ा सा कई जगह कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है कि क्या विक्रय की संविदा कैसी हो सकती है, दोनों ऑप्शन आएंगे ना, एब्सोल्यूट और कंडीशनल, तो जिसमें ये होते हैं वो आपको टिक करना है। सेक्शन 4 का सब क्लोज 3 ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, हियर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन
transferred from the seller to the buyer. सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की संविदा। ठीक, अब वहां देखिए द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल, मतलब विक्रय की संविदा को जो है ना उसको हम विक्रय बोल सकते हैं। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स, जो माल बेचना है, इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। अगर यहाँ फ्यूचर टाइम की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा फ्यूचर एंड टाइम, और सब्जेक्ट टू सेम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, या फिर किसी देयर आफ्टर कंडीशन की बात की गई तो द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम बोलेंगे एन एग्रीमेंट टू सेल। की कहाँ दिया गया है, सेक्शन 4 सब क्लोज 3। अब हमें यहाँ पर देखेंगे 4 की क्या करें, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल व्हेन द टाइम elapse or the condition are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred। तो ध्यान दीजिएगा एन एग्रीमेंट टू सेल, एक एग्रीमेंट किया जाता है सेल के लिए। ठीक है, बिकम अ सेल व्हेन द टाइम लैप्स, जब टाइम लैप्स हो जाता है तो क्या हो जाता है, विक्रय में चेंज हो जाता है। फिर या फिर द कंडीशन आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, तो ये तो फिर क्या हो गया, जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई, तो हम मान लेते ये भी गुड्स इज टू बी ट्रांसफर। तो क्या मान लेंगे कि सामान जो था, जो माल था वो ट्रांसफर हो गया। तो सेक्शन 4 आपने, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। ये सेक्शन 5 है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय फॉर्मेलिटीज क्या होंगी, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, संविदा की रूपताएं हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन 5 की तरफ हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे विक्रय की संविदा कैसे की जाती है। आप आज बहुत स्लो आ रही, नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे टाइप करके बताओ क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये जो संविदाओं की प्रारूपताएं हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये फॉर्मेलिटीज की बात कर रहा है कि संविदा करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है। तो जैसा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होना चाहिए उसके लिए। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि किससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या आप इसके व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वो माइनर चाइल्ड है, क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या वहाँ पर सेक्शन 11 और 12 की कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो क्या किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए सबसे पहले बात की गई कि एलिजिबिलिटी क्या है, किसके साथ हम संविदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब संविदा के लिए सक्षम पक्षकार होना चाहिए। सक्षम पक्षकार के लिए मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, तो कॉम्पिटेंट के लिए हम देखेंगे कि वो माइनर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ये सारी चीजें हम सबसे पहले देखेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या उसमें कंसिडरेशन की भी बात करेंगे, क्या कंसिडरेशन पर्याप्त है कि नहीं है। फिर हम उसमें सहमति की भी बात करेंगे कि कंसेंट फ्री है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें कंप्लीट करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। तो वैसे ही जब किसी से कोई संविदा की जाती है विक्रय के लिए, मतलब आपको कोई चीज बेचनी है तो उस चीज को बेचने के लिए अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो जनरली आसपास जो हम देख रहे हैं बस सिंपल, इसको थोड़ा सा टफ बनाइए, सिंपल भाषा में आप इसको समझिए। मान लीजिए कि आपको कोई अपनी बाइक बेचनी है, किसी जो आपके पास बाइक है, तो बाइक बेचने आप क्या सोचेंगे, कैसे उसके साथ संविदा करेंगे कि कब दोनों उसको कर सकते। इसी को सिंपल भाषा में आप समझिए कि उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज करेंगे। मान लीजिए वो कि आप ये पैसा आप कुछ ले लीजिए, आप कुछ बाद में ले लीजिए, तो एक तो ये हो गया कि भाई आधा अभी दे दिए, आधा हम बाद में देंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं कि तुरंत पैसा दीजिए बाइक ले जाइए। तो जो बाइक खरीदेगा वो क्या क्या चीजें देखेगा, चोरी की तो नहीं है, आपकी है, आप इसके मालिक जैसे बेच रहे हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग फॉर्मेलिटीज करते हैं उन्हीं फॉर्मेलिटीज की बात करें कि विक्रय की जो संविदा कैसे की जाती है इसके लिए फॉर्मेलिटीज क्या है। तो यहाँ ये सेक्शन 5 इससे रिलेटेड है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं और इसकी डिटेल अपने को पता चला।
विक्रय की संविदा कैसे की जाती है, जरा इस बात को पहले समझिए। सेक्शन 5 का सब क्लोज फर्स्ट में देखिए, विक्रय की संविदा कीमत पर माल का क्रय या विक्रय करने की प्रस्तावना और इस प्रस्तावना के प्रतिग्रहण द्वारा की जाती है। तो पहले तो प्रतिग्रहण आप समझिए, प्रतिग्रहण क्या होता है, एक्सेप्टेंस की बात करें, प्रस्तावना क्या होती है, प्रपोजल की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में भी आपको लेकर चलेंगे, जब तक आपको प्रोसेस क्लियर कर लेंगे। प्रोसेस देखिए, विक्रय की संविदा कीमत पर माल का किराया या विक्रय करने की प्रस्तावना। तो जो विक्रय का जो कॉन्ट्रैक्ट अगर करना हो, हमें संविदा करनी हो किसी एक कीमत पर, तो या तो माल को बेचेंगे और खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। तो एक व्यक्ति होगा, जैसे ए नाम के व्यक्ति की हम बात करें, वो सामान बेच रहा है, और बी नाम का व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सामान को खरीद रहा है। तो ये क्रय कर रहा है और ये बेच रहा है। तो इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, प्रपोजल दिया गया, स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रपोजल कब कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगा, जब वहां से एक्सेप्टेंस हो जाए। तो जरा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, और इस प्रस्तावना के प्रतिग्रहण द्वारा की जाती है। प्रतिग्रहण द्वारा मतलब उसमें एक्सेप्टेंस कर दिया, स्वीकार करिए, तो फिर क्या होगा, संविदा माल के तुरंत प्रदान के या कीमत के तुरंत समुदाय के या उन दोनों के लिए, अथवा किस्तों में प्रदान मतलब किस्तों में देना या समुदाय के लिए, अथवा इस बात के लिए कि प्रदान या समुदाय या दोनों मुलतवी रहेंगे, उपबंध कर सके। कॉन्ट्रैक्ट आप जैसा करना चाहते हो उसके अनुसार किया जा सकता है। तो देखिए, सेक्शन जो 5 का सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार इसको अच्छे से समझ। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, देखो पहले तो आप इसकी कॉन्फ्रेंस देखिए, क्या कर रहे हैं, ये विक्रय की संविदा किस पर कर रहे हैं, किसी कीमत पर क्रय या विक्रय दोनों के लिए, और क्या कर रहे हैं, ये प्रपोजल। अब प्रपोजल कब एक्सेप्टेंस में हो सकता है, फिर वो प्रतिग्रहण करते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस होता है। अब जब ये इतनी सारी चीजें हो गई, तो उस सामान को कैसे दिया जाएगा, उसका कीमत कैसे दी जाएगी। तो कीमत की तो बात हो गई, तो कीमत को लेना कैसे, तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, संविदा माल के तुरंत प्रदान के, संविदा का जो माल है वो तुरंत डिलीवर करेंगे, या कीमत के तुरंत समुदाय के, तो कीमत दो और तुरंत चीज ले जाओ। भाई आपने तुरंत मुझे पैसे दिए, मैंने तुरंत सामान दे दिया। या फिर कहा, क्या कहा, उन दोनों के लिए, अथवा किस्तों में प्रदान के लिए, बोले तो हम पैसे किस्तों में दे पाएंगे कभी नहीं, या समुदाय के लिए, अथवा इस बात के लिए कि प्रदान या समुदाय दोनों मुलतवी रहेंगे। जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक ये मुलतवी का मतलब है कि आने वाले समय के लिए रखा हुआ, कि जब आप पैसे दे देंगे तब हम आपको सामान दे देंगे। ऐसे आप विक्रय का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें उपबंध कर सकते हैं, इसमें प्रोविजन कर सकते हैं कि सामान आप किस तरह से मिलेगा। आप किस्त में लेना चाहो तो किस्त के लिए कर सकते हैं एग्रीमेंट, और आप चाहें या कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, या आप चाहें कि तुरंत पैसे दीजिए तुरंत सामान दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताती है। अगला हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे सेक्शन 5 का सब क्लोज 2, ध्यान दीजिएगा। किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन यह है कि विक्रय की संविदा लिखित या वाचिक या भागता लिखित और भागतावाचिक तौर पर की जा सकेगी, अथवा पक्षकारों के आचरण से विवक्षित हो सकेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार बता देगी किस टाइप से जो विक्रय की संविदा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा आपको, देखिए क्या कह रहा है, किसी तत्व समय प्रवृत्त विधि, जो इस समय कोई कानून लागू हो, विधि लागू हो, उसके अनुसार अगर देखो विक्रय की जो संविदा है लिखित, रिटन तो आप समझते हैं, वाचिक मतलब बोल करके, या फिर आगे बात की है भागता लिखित मतलब आदि लिख करके, और भागता वाचिक और आदि बोल करके तौर पर की जा सकती है। और फिर कहा कि पक्षकारों के आचरण से भी की जा सकती है। पक्षकारों के आचरण से कैसे, विवक्षित तरीके से हो सकती है। मैंने कहा भैया मेरा मोबाइल किसको चाहिए हो, ये रखा है, आपकी जब इच्छा हो आपसे ले सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको यहाँ पर
5,000 रुपये रखने। मैंने जब 2 रुपये में मैं अपना मोबाइल बेचा हूँ तो 2 रुपये जिस दिन आप यहाँ लग जाए तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, रिटर्न में भी कर सकता हूँ, जिसको चाहिए भैया तो आपस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक। या फिर क्या करेगा, व्यवस्थित का मतलब क्या है, आप आए आपने 2 रुपये रखे, मोबाइल उठाया चले गए, तो ये क्या था, ये व्यवस्थित काम किया। चलिए तो ये आपका सेक्शन 5 यहाँ पर पढ़ा हुआ। तो चलिए आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा इसको देखिए कि इंग्लिश क्या। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या इससे रिलेटेड? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर चलेंगे सेक्शन 5 में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो सेल का कैसे बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके लिए देखेंगे सेक्शन 5 का सब क्लोज फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. A contract of sale is made by an offer, एक ऑफर के थ्रू, to buy or sell मतलब खरीदने या बेचने के लिए करते हैं, ठीक है, फॉर अ प्राइस, एक प्राइस के लिए, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, और फिर उसके बाद वो एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी, अगर इमीडिएट डिलीवरी चाहिए तो क्या होगा, ऑफ द गुड्स वस्तु की, और इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी और इमीडिएट पेमेंट। अगर ये होता है तो चलिए तो करेक्ट होगा भाई, इमीडिएट डिलीवरी चाहिए, इमीडिएट पेमेंट, और द प्राइस और गुड, तो दोनों भी हो सकता है, इमीडिएट डिलीवरी दे दो या इमीडिएट पेमेंट दे दो, या इमीडिएट डिलीवरी दे दो पेमेंट बाद में कर दिया, ऐसा कुछ। फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई डिलीवरी अभी दे दीजिए और पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट ले लीजिए, और दैट ही डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन। ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी और ये जो पेमेंट है ना, तो दोनों को पोस्टपोन किया जा सकता है अगले डेट पर, अगला कोई भी जो भी आप करते हैं कुछ समय के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ देखिएगा सेक्शन 5 का सब क्लोज 2 पर जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो क्या बोले, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कोई भी टाइम बीइंग इन फोर्स किया जाए, कोई लॉ किया जाए, उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा प्रोविजन होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट जो सेल है वो कैसा होगा, राइटिंग में हो सकता है, और बाय वर्ड ऑफ माउथ, या फिर माउथ के बोल कर भी हो सकता है, और पार्शियली राइटिंग इनके आधा लिखित में, एंड पार्शियली बाय वर्ड ऑफ माउथ, या फिर पार्शियली वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या फिर इम्प्लाइड तरीके से भी किया जा सकता है, विवक्षित तरीके से भी, पार्टीज के आचरण के द्वारा भी किया जा सकता है, कोई एक्ट करके भी किया जा सकता है। तो सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड आपने देखा कि फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज कैसे होंगी, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, केवल ओनली सेल कॉन्ट्रैक्ट, बेचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है केवल उसकी बात, ठीक। अब चलिए सेक्शन 6 की तरफ, तो समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, डिस्कस कर लीजिए। हाँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे तो सेक्शन पढ़ने के बाद पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा और आपसे थोड़ा समझ में भी आएगा, अच्छे से क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखिएगा एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, जो चीज अभी प्रेजेंट में है वो और इन फ्यूचर रहेगी वो, तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले हम आपको लेकर चले हिंदी के डायरेक्ट की तरफ, जरा वहाँ पर भी देखिए तो मैंने पढ़ी इसलिए आसानी से समझ आएगा। चलिए संविदा की विषय वस्तु के बारे में हम लोग इनको बात करें, तो संविदा की विषय वस्तु क्या है, देखिए सेक्शन 6 को अगर हम देखें वर्तमान या भावी माल के लिए बात करें, सेक्शन 6 का सबक्लोज फर्स्ट को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 6 सबक्लोज फर्स्ट, अगर यहाँ देखिएगा वह माल जो विक्रय की संविदा का विषय है, या तो ऐसा वर्तमान माल हो सकेगी जो विक्रेता के स्वामित्व या कब्जे में हो, या भावी माल हो सकेगा, मतलब भावी माल का इन फ्यूचर के अंदर वह माल जो विक्रय की संविदा का विषय है, और उस माल की बात कर रहे हैं, उन वस्तुओं की बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं जिनके बारे में जो संविदा का विषय जिन पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, ठीक है, या तो वो वर्तमान हो सकता है
जो विक्रेता के स्वामित्व कब्जे में किया भारी मूल्य से, तो विक्रेता के पास होने वो बोला कि जब आने वाले समय पर हम आपको बेचेंगे। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो देखिए अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग 6 का सब क्लोज 2 में करते हैं। उस माल की विक्रय के लिए संविदा हो सकेगी जिसके विक्रेता द्वारा अर्जन ऐसी अनिश्चित घटना पर अविलंब हो जो घटना हो या ना हो, समझे ना। उस माल के विक्रय के लिए संविदा हो सकेगी, तो संविदा हो सकेगी जिसका क्रेता द्वारा अर्जन का मतलब होता है कि जो उस समय कमा लेगा या बना लेगा, ऐसी अनिश्चित घटना पर अविलंब हो जो ना हो या ना हो। ऐसी किसी घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो ऐसी अर्जन करेगा तो क्या उसकी संविदा हो सकेगी, तो वहाँ पर उसने कहा कि उस माल के विक्रय की संविदा हो सकेगी जो इन फ्यूचर ये अर्जन करने वाला है, ये कमाने वाला, उसको लग रहा है कि ये चीज ऐसा हमारे पास आ जाएगी और इसको हम कल बेच सकते हैं, ऐसा ये कर सकता है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, आगे हम और बात करें। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम वहां देखेंगे तो वहां पर इन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को नहीं किया जा सकता, प्रॉपर्टी को भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी इन फ्यूचर अगर है और उसे आप डोनेट करना चाहते हैं, भाई मेरे पास जब माल आएगा इनकी प्रॉपर्टी आएगी तो मैं उसे सब बोर्ड में या किसी में हम डोनेट कर देंगे, भाई ये गारंटी है ही नहीं कि आपके पास संपत्ति आएगी ही नहीं, जो भविष्य में है उसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन विक्रय की संविदा की जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, जहाँ की विक्रय की संविदा द्वारा क्रेता का भारी माल का सांप्रतिक विक्रय करना तात्पर्य है, वहाँ वह संविदा उस माल का विक्रय करने की करार के रूप में प्रयुक्त होती है। अब फ्यूचर में अगर उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास आती तो मैं यहाँ इसको बेच, ऐसा विक्रय की संविदा पर भी कर सकता, लेकिन डोनेशन और ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर हो गया सेक्शन 6 में। अब चलिए हम जो है कोई इंग्लिश में लेकर चल रहे हैं, इंग्लिश में लेकर क्या करें, इंग्लिश के लिए फिर आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर पूछना हो तो पूछ लीजिए। सेक्शन 6 में लिखा है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, या तो वर्तमान में हो या फ्यूचर में की बात है। सेक्शन 6 में हम लोग यहाँ पर देखिए द गुड्स व्हिच form the subject of a contract of sale may be either existing goods owned or possessed by the seller or future goods. अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वाला देखो, there may be a contract for the sale, so there may be a contract for sale of goods the acquisition of which by the seller depends upon a contingency, किसी एक ऐसी कंटेंजेंसी पर डिपेंड है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, विच मे और मे नॉट, जो हो भी सकता है या नहीं हो सकता, तो किसी ऐसी घटना पर डिपेंड है पर वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो कर सकता है। अगर ध्यान दीजिएगा तो एक सेल के लिए बात करें कि आएगा तो मैं उसे बेच दूँ, सेल की बात करें, ध्यान दीजिए, वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपोज टू अफेक्ट अ प्रेजेंट सेल और फ्यूचर गुड्स, जो फ्यूचर गुड्स है उसके बारे में बात करें कि वो कर सकता है। तो यहाँ देखिए द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स, एक एग्रीमेंट करार कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर लीजिए तो भाई अगर इन फ्यूचर कोई चीज आपके पास आती तो आप उसे बेच। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा सेक्शन 7 में गुड्स डिसाइजिंग बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर चलिए निकल चलते हैं हिंदी पर, फिर इसको भी संविदा की जाने के पूर्व माल का नष्ट हो जाना, संविदा की उससे पहले माल पूरा नष्ट हो जाएगा, क्या करें सेक्शन 7 का सपोर्ट फर्स्ट, जहाँ की संविदा निर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए कोई संविदा स्पेशल कोई सामान उसके लिए है, वहाँ यदि विक्रेता के ज्ञान के बिना वह माल उस समय जब वह संविदा की गई थी नष्ट हो गया था या इतना नुकसानग्रस्त हो गया था कि वह संविदा में के अपने वर्णन के अनुरूप नहीं रह गया तो संविदा क्या होगी, शून्य होगी। ये भी एक सेक्शन है, इसको मतलब अगर सामान नष्ट हो जाए तो उसे पता ना हो, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लेता है तो इस सिचुएशन में वो संविदा शून्य हो जाएगी। एक नंबर पे और विक्रय के पूर्व किंतु विक्रय करने के करार के पश्चात माल का नष्ट होना,
देखिए अगर विक्रय के पूर्व और विक्रय करने के करार के बाद, विक्रय के जो बेचने वाला था उससे पहले उसने वो कर लिया, मान लीजिए तो सामान नष्ट हो गया या तो उसने एग्रीमेंट कर तब नष्ट हो गया, तो फिर उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जहाँ करार निर्दिष्ट माल के विक्रय का है तो स्पेशल एक माल है उसको वो बेच रहा है, और तत्पश्चात इसके पूर्व की जोखिम क्रेता को संक्रांत इसको जोखिम जो क्रेता को के पास ट्रांसफर हो जाए, वह माल क्रेता या विक्रेता की तरफ की किसी कसूर के बिना नष्ट हो जाता है या इतना नुकसानग्रस्त हो जाता है कि वह करार मिलकर अपने वर्णन के अनुरूप नहीं रह जाता, जैसे उसने नहीं किया था वैसा आपको सामान नहीं लगेगा, तो वहाँ करार ऐसा द्वारा शून्य हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों सेक्शन 7 और 8 दोनों ही वॉइड है, इस बात पर आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, विक्रय होने से पहले अगर माल नष्ट हो जाए या फिर उसका एग्रीमेंट कर ले तब नष्ट हो जाए और वो अपने उस रूप में न जाएगा जिस रूप में उसको चाहिए, तो फिर क्या है, ऐसे करार सभी शून्य हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर हम कैसे देखे थे 8 नंबर इंग्लिश में भी देखे थे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 7 नंबर पर अगर यहाँ पे ध्यान देंगे 7 और 8 के अंदर बात करते हैं गुड्स प्राइसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। चलो क्या करें, where there is a contract for the sale of specific goods, specific goods के लिए contract सेल किया गया, the contract is void if the goods, तो ध्यान दीजिएगा the contract is void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made precised or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract। जैसा डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पा दिया था अब वो चीज वैसी नहीं है, नष्ट हो गई है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो वही सेम कंडीशन एक में क्या करें, गुड्स प्रेजेंट बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट सेल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer price or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passed to the buyer, the agreement is hereby कैसा हो जाएगा, वो एग्रीमेंट बिल्कुल शून्य हो जाएगा जब वस्तु अपने रूप में न रहे, उसका रूप ही परिवर्तित हो गया और यूज पर नहीं रहा, तो फिर इस कंडीशन में तो गाइस मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा इसके बाद की हम जो क्लास लेते हैं पूरे समय हम इजाजत नहीं दे रहे हैं, शेड्यूल 26 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। हम आपसे मिलेंगे कल, और उससे पहले जो लोग यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। हाँ, और कल से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे सही टाइम पर, तो आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिए, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, जिससे हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाते। सो गाइस हम मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड